हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 4। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें लास्ट पार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग स्विमिंग पूल में रहते हैं। तभी वहाँ पे रियू को एक छींक आ जाती है और उसकी सारी छींक वो सियोंग के मुंह पे ही छींक देती है, जिसकी वजह से सियोंग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो लोग पुल से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि सियोंग अपने कार में हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े रखा करता है, वही वो रियू को दे देता है पहनने के लिए। लेकिन वो कपड़े रियू में काफी ज्यादा लूज हो रहे होते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि वो कितना ढीला कपड़ा पहनता है। तभी सियोंग उसे बोलता है कि एक्चुअल में वो खुद ही इतनी पतली है तो क्या कर सकती है वो, जिसके बाद रियू उसे मारने लगती है। तभी सियोंग उसका सर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे मारना बंद कर, तभी मैं तुम्हें टाइम कैप्सूल दूंगा। जिसके बाद फिर वो लोग रुक जाते हैं। फिर साथ में एक जगह बैठ के वो लोग टाइम कैप्सूल खोलते हैं जहाँ पे उन दोनों का ही सिर्फ लेटर होता है, उसमें मोहिम का लेटर नहीं होता। जिसके बाद वो लोग अपना अपना लेटर पढ़ते हैं और रियू अपना लेटर पढ़ के काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही होती है क्योंकि उसमें उसने बहुत बचकाने वाली बातें लिखी रहती है। और इधर हम देखते हैं कि सियोंग ने तो उस लेटर में रियू को प्रपोज करने के बारे में लिखा रहता है और वो ये पढ़ते तुरंत लेटर को बंद कर लेता है। और इसके बाद रियू उससे उसका लेटर मांगती है पढ़ने के लिए, लेकिन सियोंग नहीं देता क्योंकि रियू का लेटर तो ऑलरेडी सियोंग ने पढ़ लिया रहता है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से भागने लगता है। जिसके बाद रियू उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो सक्सेसफुली वहां से भाग के निकल जाता है और अपने घर पे आके वो लेटर को पढ़ता है। और वो पढ़ के काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसने रियू के बारे में ऐसा कुछ लिखा था। वो बचपन में पागल हो गया होगा शायद, वो ऐसा सोचता है। जिसके बाद वो बोलता है शायद मैं टीनेजर था उस वक्त, इसलिए मैंने ये सब चीज लिख दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा होता, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वो शायद एक गलती थी, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए मैंने ये सब चीजें लिख दी होगी। अब वो सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें बोल के वो खुद को शांत कर रहा होता है। जिसके बाद वो लेटर को मोड़ के वहाँ पे रख देता है। दूसरी तरफ हम रियू को देखते हैं जिसको उस लेटर पढ़ने के बाद भी अपने ड्रीम के बारे में कोई आइडिया नहीं लगता, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरह हाई स्कूल में भी अपना कोई ड्रीम सोचे ही नहीं रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ को देखते हैं जो रियू से मिलता है। रियू उसे बताती है कि वो अपने ड्रीम को ढूंढने के लिए बुक्स पढ़ेगी। जिसके बाद वो उसे काफी ज्यादा तो क्या आइडिया देने लगती है और उसकी बातें सुन के सियोंग को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस निकल जाता है, लेकिन रियू उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसके पीछे पीछे ऑफिस भी आ जाती है जहाँ वो कॉफी पीने के बहाने रुक जाती है क्योंकि उससे तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन सियोंग उससे जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मियोंग आ जाता है और मियोंग आके वहाँ पे उन लोग को बताता है कि हम लोग को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। ग्रिप कंपनी कोरिया में अपना एक ब्रांच बनाना चाहती है और वो उस अपने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें देना चाहती है। साथ ही उसने हमें और एक एच आर्किटेक्ट फर्म को कांटेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए और उन्हें जिनका सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा वो लोग उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तभी मियोंग की बातें सुन के सियोंग बोलता है कि एच आर्किटेक्चर फर्म ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के साथ ग्रिप कंपनी ने हमारे जैसे एक छोटे स्टार्टअप को क्यों कांटेक्ट किया। जिसके बाद मियोंग उससे बताता है कि ग्रिप कंपनी में मेरा एक फ्रेंड है और मैंने उससे बताया था अपने कंपनी के बारे में, इसीलिए उसने हमें ऐड किया है इस लिस्ट में। जहाँ रियू का तो ग्रिप कंपनी का नाम सुन के मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद मियोंग सियोंग को लेके अपना मेल दिखाता है जो ग्रिप कंपनी की तरफ से आया था और फिर वो मेल देखते ही रियू समझ जाती है कि वो मेल किसने भेजा था, क्योंकि वो यूएस में ऑलरेडी ग्रिप कंपनी में काम कर चुकी है। और वो उन लोग को बताती है कि ये मेल जेनिफर ने भेजा है और वो छोटी से छोटी चीजों पे भी ध्यान देती है, तो तुम्हें इस मेल को एक स्टैंडर्ड रिप्लाई के साथ ही भेजना होगा। लेकिन सियोंग और मियोंग को तो अच्छी इंग्लिश आती ही नहीं होती है। जिसके बाद मियोंग तो रियू से ही रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनकी मेल भेजने में मदद करे, लेकिन सियोंग नहीं चाहता था कि रियू इन सब चीजों की वजह से परेशान हो। जिसके लिए वो मियोंग को मना करता है और बोलता है कि मैं आज ही एक अच्छे इंग्लिश टीचर को पता करूंगा और उनके साथ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और रियू भी बोलती है कि उसे कुछ ढूंढना है, इसलिए वो भी थोड़ा बिजी है। लेकिन मियोंग नहीं मानता और वो काफी ज्यादा रियू से रिक्वेस्ट करने लगता है और रियू भी सियोंग की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है। उसके बाद फिर वो लोग एक जगह बैठ के ईमेल का रिप्लाई लिखने लगते हैं और हम देखते हैं कि लीना उन लोगों पे नजर रख रही होती है। तभी वहाँ पे मियोंग आता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी लीना बताती है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन तभी मियोंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस बचपन के दोस्त हैं। और इधर हम देखते हैं कि सियोंग रियू से पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ये सब काम करने के में, तुम्हें ग्रिप की वजह से परेशानी तो नहीं होगी। तभी रियू बोलती है परेशान तो होगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद सियोंग उसे देखने लगता है। तभी रियू आके उसे बताती है कि उसका काम हो गया, उसने मेल का रिप्लाई कर दिया और फिर वो उसे साथ में खाने के लिए चलने बोलती है। तभी वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तभी रियू उसे बोलती है कि तुमने बस सुबह से एक सैंडविच ही खाया है, तुम्हें अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें काम के चक्कर में अपना खाना नहीं स्किप करना चाहिए। लेकिन सियोंग उससे बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ पे क्या करोगे। लेकिन रियू तो जाने का नाम ही नहीं लेती। वो उसे बताती है कि मैं अपने साथ कॉमिक्स लाई हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कॉमिक्स पढ़ूंगी। जिसके बाद वो फिर से शुरू हो जाती है और वो उससे बोलती है कि क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए। तभी सियोंग उससे बोलता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और तुम वापस से स्टार्ट मत हो जाओ, तुम घर जाओ और अपने मॉम के साथ
अपने काम करो और मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद फिर हमें दूसरी तरफ सियोंग की मॉम को दिखाया जाता है जो वाइस मिनिस्टर से मिलती है और वो उनसे पूछती है कि अब मेरी ड्यूटी कहाँ है। तब वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी ही बता दिया जाएगा कि अब तुम्हारी नेक्स्ट ड्यूटी कहाँ है। दूसरी तरफ हमें मोहिम को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रिंक लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे उसे दान मिल जाता है और जो ड्रिंक मोहिम को लेना रहता है उसी ड्रिंक को दान भी पकड़ लेता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी दान उससे पूछता है कि तुम क्या यहीं पे रहती हो। तब मोहिम बोलती है हाँ। तब वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ। और इधर मोहिम भी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिसपे दान बोलता है कि मैं कभी भी किसी का हेल्प किया हुआ चीज आदमी को कभी नहीं बोलता, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी। जिसके बाद फिर वो उसे बोलती है कि अब हम लोग पड़ोसी है तो हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। जिसके बाद मोहिम उसे बोलती है कि अब तो इस ड्रिंक से हाथ हटा लो क्योंकि मुझे ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है और ये एक ही पीस बचा हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे पीने दो। और ये एक एनर्जेटिक ड्रिंक है, इसे एक बार पीने से मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। लेकिन तभी दान भी बोलता है कि मुझे भी ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है और ये ड्रिंक मैं बचपन से पीता आया हूँ और ये मैं नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ पे रियो और सियोंग भी आ जाते हैं और उन लोग को देख के दान हाई करता है और तभी उसके हाथ से ड्रिंक छूट जाती है और मोहिम ये ड्रिंक ले लेती है। और फिर वो लोग चारों बाहर साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे मोहिम उनको दान को बोलती है कि तुम इन दोनों को कैसे जानते हो। जिसके बाद फिर वो उसे बताता है कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, इसी सिलसिले में मैं इन दोनों से मिला था। जिसके बाद मोहिम उसे ड्रिंक देने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी दान बोलता है कि मैंने तुम्हें दिया नहीं, तुमने मुझसे छीन लिया जब मैंने इन लोग को हाई बोलने के लिए हाथ उठाया था। तो जिसके बाद रियो उन लोग की बातें सुन के बोलती है कि तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है। अब रियो की बातें सुन के दान उससे बोलता है कि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ बट लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें शायद कहीं देखा है। तब वहाँ पे रियो उससे बोलती है कि मैं तो ऐसे 10 साल से कोरिया में थी ही नहीं, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लोगों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है। तभी उसकी बातें सुन के सियोंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद उन दोनों की बहस शुरू होने वाली थी तभी दान उन लोग को सॉरी बोल के उन लोग को मैटर को खत्म कर देता है। तभी वो उन लोग से पूछता है कि तुम तीनों क्या बचपन के दोस्त हो। तभी सियोंग उसे बताता है कि तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि हमारी मॉम्स भी फ्रेंड्स थी, इसीलिए हम लोग बचपन से ही एक साथ है। जिसके बाद सियोंग दान से उसके पुराने घर के बारे में पूछता है लेकिन दान इस बात का जवाब नहीं देता और बहाना बना के वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ये चीज से मोहिम को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और फिर वो लोग तीनों इस बारे में ही बात करते हुए आ रहे होते हैं। तभी सियोंग उससे बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, शायद उसे बताने का मन नहीं था इसीलिए उसने नहीं बताया। जिसके बाद रियो मोहिम से पूछती है कि मैंने टाइम कैप्सूल निकाला लेकिन उसमें तुम्हारा लेटर नहीं मिला, तुमने क्या अपना लेटर निकाल लिया था। तब मोहिम उसे बताती है कि हाँ मैंने तो अपना लेटर निकाल लिया था। तब रियो मोहिम से पूछती है कि क्या तुमने हमारा लेटर पढ़ा था। तब मोहिम बोलती है कि हाँ मैंने पढ़ा था। जिसके बाद ये बात सुनकर सियोंग थोड़ा घबराने लगता है। तभी रियो उससे पूछती है कि इस सियोंग धोखेबाज के लेटर में क्या लिखा था, इसने मेरा लेटर तो पढ़ लिया लेकिन अपना नहीं पढ़ता मेरे को। जिसके बाद वो सियोंग की तरफ ही देखने लगती है। तभी मोहिम बोलने ही वाली होती है इसलिए सियोंग फोन का बहाना करके वहां से साइड में चला जाता है। तभी मोहिम रियो को बोल देती है कि मुझे याद नहीं कि उसमें क्या लिखा होता, वैसे भी कुछ बकवास बातें लिखी हुई थी। जिसके बाद ये चीज सुनकर सियोंग को अच्छा लगता है, फिर वो वापस उन लोग के साथ आ जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग, मियोंग और रियो ग्रिप कंपनी के आदमी के साथ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक लड़की उनका प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ले रही होती है और साथ ही वो उन्हें बोलती है कि हमारे कंपनी के लोग कोरिया जाएंगे और वहाँ पे वो लोग आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किसका प्रोजेक्ट किसको देना है। और ये सारी बातें सुन के मियोंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो दोनों नॉर्मली रहते हैं। जिसके बाद वो लोग साइड में काम पे करने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोग का वीडियो कॉल चालू रहता है और रियो उन लोग की बातें सुन रही होती है जहाँ पे वो लड़की उन्हें बोल रही होती है कि वैसे भी हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट तो एच आर्किटेक्चर फर्म को ही देंगे, ये तो एक स्टार्टअप कंपनी है और इन लोग पे हम लोग वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, ये एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे ही होगा कि हम लोग बस वहाँ पे जाके इन लोग का प्रेजेंटेशन देख लेंगे क्योंकि एक रिकमेंडेशन है तो हमें पूरा करना ही होगा। और ये सारी बातें सुन लेती है रियो और रियो को ये सुनकर एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दान को दिखाया जाता है जो कि मोहिम के घर के बगल में ही रहता है और वहाँ पे मोहिम की मॉम कुछ सामान उठा के कहीं लेके जा रही होती है। तभी वहाँ पे दान आ जाता है और वो उनके हाथ से सामान लेके खुद लेके जाने लगता है और ये चीज से मोहिम की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मोहिम को देखते हैं जो कि दान के बारे में सर्च कर रही होती है और उससे वहाँ पे मालूम चल जाता है कि दान असलियत में एक न्यूज रिपोर्टर ही है और जिससे उसे समझ में आ जाता है कि दान झूठ नहीं बोल रहा था। तभी मोहिम जब अपने घर की तरफ आ रही होती है तभी उसे वहाँ पे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि गार्डन में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी मोहिम उसके पास आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वो उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। तब वो लड़की उसे बताती है वो एक यूएफओ को टुकड़ा ढूंढ रही है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कल रात को उसने एक यूएफओ को देखा था जो कि यहीं पे क्रैश हुआ था। और उसकी बातें सुन के मोहिम तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम सच में एलियन में बिलीव करती हो, मैं भी एलियन में करती हूँ। तभी वो लड़की उसे बहुत सारे एग्जांपल्स देने लगती है एलियंस के होने का और ये बात सुन के मोहिम काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि तुम इतनी अच्छी और समझदार हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस यूएफओ को ढूंढने में। और फिर वो उसके संग बैठ जाती है लेकिन वो लड़की बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले ही ढूंढ लूंगी क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। और उसकी सारी बातें सुन के मोहिम तो काफी ज्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम दानों को देखते हैं जो कि मोहिम की मॉम का सामान लेके एक
ऑफिस में आ गया रहता है और वहाँ पे उनका सामान रख देता है और वहाँ पे रियो की मॉम भी होती है। तभी वहाँ पे दान रियो की मॉम से अपना इंट्रो देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद रियो की मॉम मोहिम की मॉम को बोलती है कि दान कितना अच्छा है ना, वो एक न्यूज रिपोर्टर है, स्ट्रांग है, वो रियो के लिए कैसा रहेगा। जिसके बाद से रियो का शादी करवाने के बारे में सोचने लगती है। तभी मोहिम की मॉम बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी रियो की मॉम पूछती है क्यों। तब मोहिम की मॉम जैसे ही उसे बताने वाली रहती है उन्हें एक कॉल आ जाता है और वो उधर साइड में चली जाती है। और इधर रियो की मॉम तो मनी मन उस दान को रियो के लिए अच्छा लड़का समझ रही होती है और उससे शादी करने के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मोहिम को देखते हैं जो कि कई रास्ते में जा रही होती है और वो सॉसेस खा रही होती है। तभी उसे रास्ते में वही लड़की दिखती है जो अभी भी उस एलियन के ट्रेसेस को ढूंढ रही होती है। तभी मोहिम आके उससे मिलती है। उस लड़की को भूख लगी होती है। तभी मोहिम अपने सॉसेस उसे ऑफर करती है लेकिन वो लेने से मना करती है। वो बोलती है कि मेरे डैड ने किसी अनजान पर्सन से कुछ भी लेने के लिए मना किया है। जिसके बाद मोहिम उसे चॉकलेट्स ऑफर करती है लेकिन वो बोलती है कि आप बहुत चालाक हो, आप मुझे चॉकलेट खिला के किडनैप करोगे ना। मेरे डैड ने ऐसे ही कहा है कि स्ट्रेंजर्स पहले चॉकलेट खिलाते हैं और फिर बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं लूंगी। जिसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी मोहिम उसे रोकती है और बोलती है कि मैं भी पुलिस ही हूँ, आपने वो गाड़ी देखी है ना जो किसी भी घायल आदमी की मदद करती है। और फिर वो उसके गाड़ी के सायरन निकाल कर उसे सुनाने लगती है। तभी वो बच्ची उससे बोलती है कि आप पैरामेडिक हो। फिर मोहिम को शौक होता है कि वो लड़की कितनी इंटेलिजेंट है। जिसके बाद वो हाँ बोलती है। दूसरी तरफ हमें जहाँ सियोंग के पास रियो आती है और वो उसे बाहर चलने के लिए बोलती है। तभी सियोंग उसे मना कर देता है और बोलता है कि उसे प्रेजेंटेशन बनाना है। तभी रियो गुस्से में उसे बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है उन चीप लोगों के संग काम करने के लिए, उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो लोग तुम्हारे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद भी तुम्हें नहीं लेंगे, उन लोगों को एच कंपनी के साथ ही काम करना है। जिसके बाद सियोंग उससे शॉकिंगली पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब रियो उसे बताती है कि उस समय प्रेजेंटेशन के मीटिंग के टाइम हमारा कॉल नहीं कट हुआ था और वो लोग जब आपस में बात कर रहे थे तब मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि तुम प्लीज ये सारी बातें मियोंग को मत बताना, मियोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो इस चीज से काफी ज्यादा सैड हो जाएगा। साथ ही उन लोगों ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया इसलिए मुझे तो अपना काम करना ही होगा। लेकिन उसके बाद रियो उससे बोलती है कि तुम बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है वो लोग बहुत बुरे हैं, उन लोगों को तुम्हारी प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना भी नहीं है और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। तुम अपनी एनर्जी और टाइम इस चीज में इन्वेस्ट मत करो, ये लोग वर्थलेस है। फिर उसकी बातें सुन के सियोंग उससे बोलता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानती, मैं अपना काम कभी भी झूठे या फिर दिखावे के तौर पे नहीं कर सकता, मैं जो भी करता हूँ परफेक्शन के साथ करता हूँ। फिर उसके बाद रियो गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डोंगजी को देखते हैं जो कि एक जिम का ट्रेनर होता है। तभी वहाँ पे लीना आती है एडमिशन कराने के लिए। तभी डोंगजी लीना को देख के उससे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है और साथ ही वो इस जिम की खराबियां उसे बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से उस जिम का मालिक आ जाता है जो उससे साइड करके लीना को अपने साथ लेके चला जाता है वापस वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। दूसरी तरफ हमें रियो को दिखाया जाता है जो मोहिम के साथ बैठी रहती है, जहाँ पे मोहिम उस लड़की के बारे में रियो को बता रही होती है। तभी रियो उससे उस लड़की का नाम पूछती है। तब मोहिम उससे बोलती है कि उसने उस लड़की का नाम या एड्रेस पूछना तो भूल गई। जिसके बाद मोहिम को इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा होता है क्योंकि वो उस लड़की से दोबारा मिलना चाहती होती है। जिसके बाद रियो उससे खाना खाने के बाद वॉक पे चलने के लिए बोलती है। तभी मोहिम बोलती है ठीक है हम लोग सियोंग को भी बुला लेते हैं। तब रियो मना कर देती है और उससे बोलती है कि अगर वो आएगा तो वो नहीं जाएगी। और उसकी बातें सुनकर मियोंग समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में वापस से कोई झगड़ा हुआ है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें सियोंग और मियोंग को दिखाया जाता है जो लोग साथ में बैठकर प्रेजेंटेशन की काफी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं और मियोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। साथ ही मोहिम काफी ज्यादा अच्छे आइडिया भी दे रहा होता है जो कि उस प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। और ये चीज से सियोंग काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर जैसा रियो ने बताया अगर वो लोग ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिया तो इससे मियोंग काफी ज्यादा उदास हो जाएगा। लेकिन वो अभी मियोंग को कुछ भी नहीं बताता और उन लोग साथ में मिलकर प्रेजेंटेशन का काम कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मोहिम और डैन को दिखाया जाता है जो कि एक टॉफी लेने स्टोर में आए हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोहिम उस चॉकलेट पे हाथ रखती है दान भी वही चॉकलेट लेने वाला होता है। जिसके बाद मोहिम उसे बोलती है ओए रिपोर्टर। तभी वो मोहिम तुम क्यों मेरे सिलेक्शन की चीज को ही हमेशा चुनते हो। जिसके बाद मोहिम बोलती है कि क्यों हमारे टेस्ट इतना ज्यादा सिमिलर है। फिर उसके बाद वो उसे बताती है कि ये चॉकलेट सिर्फ वही खाती है और इस स्टोर में वो चॉकलेट वो लोग उसी के लिए रखते हैं। जिसके बाद डैन भी बोलता है कि अब तो इस चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे एक शॉपकीपर होता है जो उन लोग को चॉकलेट का डिब्बा ला के देता है। जिसके बाद वो दोनों एक एक लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ डैन मोहिम को अपने साथ कार में लिफ्ट देने के लिए बोलता है लेकिन मोहिम मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो डैन की कार देखती है उसे याद आ जाता है कि इसी कार वाले ने उस दिन रास्ते में ट्रैफिक क्लियर कराने में मदद की थी और मोहिम उस समय तो उससे इंप्रेस हुई थी लेकिन अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है डैन हमेशा उसके फेवरेट चीजों को छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दान अपने सामान को चेक कर रहा होता है। तभी उसे उस सामान में अपना एक कैमरा मिलता है और जब वो उस कैमरे में क्लिक किए गए फोटोज को देख रहा होता है तब उसे उस
फोल्डर्स में 2007 के कुछ पिक्चर्स मिलते हैं जो उसने सियोंग के स्विमिंग कंपटीशन वाले दिन क्लिक किए थे। और फिर उसी फोटोज में उसे एक फोटो मिलती है जिसमें सियोंग और रियू साथ में होते हैं। तब उसे याद आता है, इसीलिए उसे रियू जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी उसे दान वो उसकी और रियू के साथ की फोटो भेजता है और फिर उसे सारी बातें बता देता है। जिसके बाद वो और मियोंग साथ में प्रेजेंटेशन के लिए निकल रहे होते हैं। तभी मियोंग रियू के बारे में पूछता है। तब सियोंग उसे बोलता है कि वो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर रियू खड़ी होती है। जिसके बाद वो लोग साथ में निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद सियोंग रियू से पूछता है कि तुम तो नहीं आने वाली थी, फिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई। जिसके बाद रियू उसे बताती है कि मुझे लगा कि यहाँ पे वो लोग तेरे को अगर इंग्लिश में गाली भी देंगे तो भी तू नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम उन लोग को गाली तो दे पाऊंगी, यही सोच के मैं यहाँ पे तेरी मदद करने आ गई। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है हाँ, गाली देने में तो तुम बहुत ज्यादा माहिर हो। और इसी तरह इन दोनों के बीच में सुलह भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रिप्स कंपनी के सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ पे क्रिस नाम का आदमी भी आया हुआ रहता है जो कि उस कंपनी का प्रोडक्शन डिजाइनर होता है। और उसे देख के रियू को एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा होता और रियू भी उसके संग ऑलरेडी काम कर चुकी रहती है। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन के टाइम भी रियू का ध्यान प्रेजेंटेशन पे नहीं रहता और वो बहुत शांत रहती है। तभी क्रिस वहाँ पे रियू की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि रियू हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, साथ ही वो अकेले कई लोग का काम भी कर देती थी। और वो बोलते हैं कि अचानक से रियू एक दिन उनके पास में आई और उन लोग को बोला कि उसे कोरिया वापस जाना है। जिसके बाद वो सारी कंपनी का काम छोड़ के वहाँ से आ गई थी और वो लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन आज उन लोग को रियू को देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रियू क्रिस और उसके साथ के दो बंदों के टीम में होती है, जहाँ पे वो लोग हमेशा रियू के भोलेपन का फायदा उठा के उससे थोड़ा बहुत तारीफ करके उससे अपना सारा काम करवाते थे और साथ ही वो लोग पार्टी करने जाते थे। लेकिन एक दिन वो तीनों रियू का मजाक बना रहे थे, तभी रियू ने उन लोग की बातें सुन ली थी और वो सारी बात समझ गई थी, इसीलिए उसने वो जॉब छोड़ के कोरिया वापस आ गई थी। जिसके बाद अभी प्रेजेंट में रियू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो वहाँ से उठ के वॉशरूम चली जाती है और इधर इन लोग का प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं क्रिस वहाँ से बाहर निकलता है, उसके साथ एक जेनिफर नाम की लड़की रहती है और उसे वो प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा रहता है। लेकिन क्रिस तो बोल देता है कि नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी थी, हम लोग को तो एच कंपनी के साथ ही काम करना है, ये एक स्टार्टअप कंपनी है और ये लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और क्रिस की बातें सुनने के बाद जेनिफर अंदर प्रेजेंटेशन रूम में जाने लगती है। तभी वहाँ पे पीछे से रियू भी आ रही होती है और उन लोगों की बातें रियू ने वापस सुन ली होती है। जिसके बाद क्रिस उसे परेशान करने के लिए उसे फिर से चिढ़ाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम कितनी भोली भाली थी, तुम हमारे बातों में आ जाती थी और तुम हमारा सारा काम कर देती थी, अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। साथ ही वो बोलता है कि तुम एकदम जिनी की तरह थी, तुमने हमारी सारी विशेष पूरी कर देती थी और बस थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ करनी रहती थी, तुम एकदम एआई जैसी थी। ये बोल के उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। जिसके बाद यही चीज सियोंग देख लेता है और उससे गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसका कॉलर पकड़ के उसे पीछे ढकेल देता है। तभी क्रिस भी गुस्से में उससे बोलता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, मैं चाहूँ तब भी तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। जिसके बाद रियू आके उन लोग को छुड़ाती है और रियू उससे माफी मांगती है। साथ ही वो बोलती है कि रियू बोलती है कि मैं इन लोग की कंपनी आज ही छोड़ती हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, इन लोग को कुछ भी मत बोलो। जिसके बाद क्रिस तो फिर भी नहीं शांत हो रहा होता और वो रियू को आके बोलता है कि तुम सबको मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन लोग को माफ कर दूं तो तुम मेरे पैरों में गिर के मुझे प्लीज बोलो, तब मैं इन लोग को माफ करूंगा। और उसकी बातें सुनकर रियू को भी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद रियू से एक पंच मारती है और वो उससे बोलती है कि सॉरी तो मेरी जुत्ती भी नहीं बोलेगी। और रही बात प्लीज की, वो उसके बाद एक लात उसे और ज्यादा मारती है और उससे बोलती है कि पहला थप्पड़ मेरी दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए और ये एक लात एक फॉर्मल कलीग की तरफ से, अगर तुम दोबारा मेरे फ्रेंड्स या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हारा वो हल करूंगी जो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा। तुम्हारे सारे फाइनेंशियल फ्रॉड के मेरे पास प्रूफ है और अगर तुमने कभी भी गलती से भी मेरे दोस्त की कंपनी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारे को इतना बुरी हाल करूंगी जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इतना कुछ बोल के रियू वहां से निकल जाती है और सियोंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी रियू उससे बोलती है कि उसे कुछ देर अकेला रहना है। जिसके बाद रियू आगे आगे चल रही होती है और सियोंग पीछे पीछे उसे दूर से ही फॉलो कर रहा होता है। जिसके बाद हील्स की वजह से रियू के पाँव में दर्द होने लगता है। तभी उसके लिए सियोंग एक स्लीपर्स लेके आता है और उसे स्लीपर्स पहनाता है। जिसके बाद रियू उससे सारी बातें बता देती है और बोलती है कि इसीलिए मैं वहाँ की कंपनी छोड़ के कोरिया वापस आ गई। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, तुम उन लोग के लिए अच्छा करती थी, लेकिन वो लोग जो तेरे साथ कर रहे थे उसे हरासमेंट कहते हैं। लेकिन अभी भी रियू का मूड अच्छा नहीं हुआ रहता है। जिसके बाद सियोंग उसे कर्स वैली नाम की एक जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे माना जाता है कि अगर किसी के भी बारे में दिल से लिखो तो वो चीज सच हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे क्रिस के बारे में बुरा भला लिख के वहाँ पे लॉक लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सियोंग के फोन पे मियोंग का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि उसे ग्रिप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन उस ब्रांच ऑफिस का नहीं बल्कि एक बड़ा सा और कोई दूसरा प्रोजेक्ट। और ये चीज से सियोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद मियोंग उसे बताता है कि एक्चुअल में जब तुम लोग वहाँ से निकल गए थे तब वो क्रिस मेरे के पास आके मुझे काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहा था और बुरा
भला बोल रहा था, लेकिन मैंने वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। और साथ ही ग्रिप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मेरा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है और मैंने उसे वो सारी वीडियो क्लिप भेज दी। और साथ ही जेनिफर को भी हमारा प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया और क्रिस को भी उस कंपनी से निकाल दिया गया है। और फिर सियोंग ये सारी बातें रियू को बताता है और रियू तो ये चीज एकदम शॉक ही हो जाती है, जिसके बाद वो खुश होकर उस सियोंग को हक कर लेती है। और इसके बाद फिर हमें फ्लैशबैक का सीन 2007 का दिखाया जाता है, जब रियू उसका कंपटीशन में उससे चेयर अप करने आई थी। जिसके बाद सियोंग उससे बाहर में आके मिलता है और उससे बोलता है कि आज तो तुम्हारा एग्जाम था, फिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तभी रियू उससे बोलती है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं एग्जाम छोड़ के यहाँ पे आ गई। जिसके बाद सियोंग खुश होकर उसे मोबाइल गिफ्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन रियू मना कर देती है। जिसके बाद सियोंग अपना मेडल उतार के उसके गले में पहना देता है और ये चीज देख के रियू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पे दान ने उस लोग को फोटो क्लिक की होती है। इसके बाद फिर वो लोग वहाँ से साथ में जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं वॉइस ओवर में सियोंग बता रहा होता है कि उस दिन स्विमिंग कंपटीशन के दिन उसके मॉम डैड नहीं आए थे, लेकिन रियू अपना एग्जाम छोड़ के भी आ गई थी उससे चेयर अप करने के लिए। और ये चीज के वजह से ही उसे और ज्यादा रियू पसंद आ गई थी उस दिन। लेकिन सियोंग की हिम्मत नहीं हो रही होती है उसे प्रपोज करने की, क्योंकि वो डर रहा होता है कि इस वजह से कहीं उनकी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए। इसीलिए उसने उस लेटर में लिखा रहता है कि जब वो लोग 20s में आ जाएंगे तब वो उसे प्रपोज करेगा। लेकिन उनके 20s में आने के बाद रियू तो यूएस चली जाती है और इस वजह से वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जिसके बाद फिर सियोंग एक बार यूएस में उससे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन रियू तो बस सुबह से लेकर रात तक अपने बारे में ही उसे बताते रह जाती है। और सियोंग भी उसके मॉम के दिए हुए सारी चीजें उसे दे देता है। साथ ही वो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉमिक्स भी लेके आया हुआ रहता है, वो उससे वो भी देता है। और ये चीज देख के तो रियू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर वो उसे हक कर लेती है। और ये चीज की वजह से सियोंग का एकदम हार्ट बीट तेज हो जाती है। जिसके बाद रियू उसके क्लोज आ रही होती है और फिर सियोंग काफी ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा होता है, लेकिन रियू तो बस वहाँ पे आके उसके सीने पे सो जाती है। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अचानक से रियू के हक कर लेने से सियोंग की हार्ट बीट वापस फास्ट हो गई रहती है। और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।